नागौर जिला मुख्यालय पर स्वामी विवेकानंद जयंती पर यह अद्भुत व उत्साह से भरपूर दृश्य दिखाई दिया। शहर के गांधी चौक स्थान पर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के कार्यक्रम में विभिन्न मार्गों से पथ संचलन करते हुए संघ के स्वयंसेवक दो वाहिनियों में एक साथ गांधी चौक पर मिले। इस अवसर पर गांधी चौक में उपस्थित अपार भीड़ में राष्ट्रभक्ति से और स्त्रोत उद्घोष लगाकर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया तथा संघ के गुरु प्रतीक भगवान ध्वज पर पुष्प वर्षा करके वंदन व सम्मान किया। सेठ किशन लाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होने वाले इस पथ संचलन से पूर्व जैसला पीठ फलोदी के आचार्य स्वामी रामाचार्य के पावन सानिध्य में शारीरिक प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। जैसला पीठ फलोदी के आचार्य स्वामी रामाचार्य ने कहा कि विवेकानंद जयंती का ये अवसर प्रेरणा का दिन है। युवा इस दिन अपने स्वयं को जगाने का प्रयास करते हैं। आज के समय में हम अमेरिका और आसपास के देशों की जानकारी तो गूगल आदि किसी से भी माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं को विस्मृत कर रहे हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, इस पर चिंतन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विश्व में योग दिवस घोषित किया तो हम उसे महत्व देने लगे। हमने हमारी परंपरा को पाश्चात्य संस्कृति में विस्मरण कर दिया। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। चाणक्य ने राजनीति व कूटनीति का संदेश दिया। राजस्थान की धरती पर मीराबाई व कर्माबाई ने प्रेरक जीवन संदेश दिया। लक्ष्मीबाई ने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। संघ स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के संगठन विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि जहाँ राष्ट्र का विषय हो वहाँ सभी बंधु जाति भेद भूलकर राष्ट्र की सेवा करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त एयरफोर्स कमांडर इन चीफ मेंटेनेंस कमांड भारतीय वायु सेवा के एयर मार्शल जगदीश चंद्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि शक्ति व भक्ति की धारा अलग अलग नहीं है, दोनों में समन्वय है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्येक बटालियन के अपने आराध्य देव व प्रेरक उद्देश्य हैं, जो बटालियन में शक्ति व विश्वास का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के इतिहास को गौरव में बताया और भविष्य भी श्रेष्ठ होगा, ऐसी कामना की है। राजस्थान क्षेत्र के कार्यवाह जसवंत खत्री ने कहा कि पृथ्वी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नतमस्तक होकर सूर्य की परिक्रमा करती है। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। आज हर दिशा से जल, जमीन, खेत, कन्या, नारी की असीमता, संस्कृति, सभ्यता, पर्यावरण को बचाओ, ऐसी आवाज आ रही है। शक्ति से संपन्न विचार ही इसे बचा सकता है। विध्वंस व नाश करने वाली विचारधारा विचार इसमें नहीं बचा सकता। उन्होंने बताया कि संघ के तृतीय सर संचालक बाला साहब देवरस ने कहा था, यदि छुआछूत अपराध नहीं है तो दुनिया में कुछ भी अपराध नहीं है। परिवार प्रबोधन के अंतर्गत अपने भजन, भोजन, भ्रमण व भाषा को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि जल, जमीन, वायु इनको बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका सीमित उपयोग करके हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में घोषवादन के साथ भक्ति धारा वाहिनी के रूप में स्वयंसेवक रेलवे स्टेशन चौराहा, श्री राम चौराहा, नकाश दरवाजा, रामपोल, ब्रह्मापुरी, किले की ढाल से होते हुए गांधी चौक पहुंचेंगे। पन्नव, आणक, शंख, झांझ, वेणु व त्रिभुज आदि भारतीय वाद्यों से सुसज्जित घोषवादन के साथ स्वयंसेवक गांधी चौक पहुंचे। शक्तिधारा वाहिनी द्वारा इन मार्गों पर किया संचालन। इसी प्रकार कांकरिया स्कूल के मुख्य द्वार से भक्ति धारा वाहिनी से अलग शक्ति धारा वाहिनी के रूप में स्वयंसेवक शहर के आंतरिक भाग से पथ संचलन करते हुए निकले। ये वाहिनी अहिंसा सर्किल, नया दरवाजा, लोहियों का चौक, तुलसी चौक, काठड़िया चौक, मच्छियों का चौक से होती हुई त्रिपोलिया पहुंची। भारतीय शास्त्रीय रचना श्री राम, भूप, किरण, शिवंजनी, मीरा व मंगला आदि बजाते हुए स्वयंसेवकों की ये वाहिनी ठीक 3:30 बजे गांधी चौक पहुंची, जहां इस वाहिनी की भक्ति द्वारा वाहिनी से संगम हुआ। बाद में दोनों वाहिनियां दिल्ली दरवाजा, विजय वल्लभ चौराहा से होते हुए सैनिक क्षत्रिय माली समाज भवन, हनुमान बाग पहुंची, जहां पथ संचलन का विराम हुआ। कांकरिया स्कूल में हुआ शारीरिक प्रदर्शन व बौद्धिक कार्यक्रम। इस पथ संचलन से पूर्व नगर के स्वयंसेवकों द्वारा सामूहिक रूप से शारीरिक प्रदर्शन किया गया। इसमें योग, नियुद्ध, दंड, योग व आसन आदि का प्रदर्शन किया। स्वयंसेवकों द्वारा समवेत स्वर में सामूहिक गीत, संग किरण घर घर देने को, अग्नित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर, हिम गिरिसा चुपचाप गले, गीत गाया गया। इन दोनों संचलनों का विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक तथा व्यापारिक संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत द्वार
वे बैनर लगाकर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही गणमान्य नागरिक, माता शक्ति व मोहल्ले की स्वागत समितियों द्वारा संघ के गुरु प्रतीक भगवान ध्वज पर पुष्प वर्षा करके श्रद्धा वंदन व सम्मान किया गया। दोनों ही वाहिनियों में संघ के न्यूनतम 3-3 घोष की स्वर लहरियां द्वारा राष्ट्रभक्ति भावों का संचार किया गया। संघ के नगर संचालक मांगीलाल बांसल ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सामाजिक संस्थाओं, नगर परिषद व पत्रकार बंधुओं, नगर के नागरिकों का इस कार्यक्रम में सहयोग करने व संचालन करने वाले स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करने के निमित्त हार्दिक आभार ज्ञापित किया। भारत माता की। मां भारती के चरणों में सर्वप्रथम वंदन करते हुए सम्मानित मंच आज इस हरिछत्रपुर नागौर की पावन धरती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर जितने भी स्वयंसेवक और हमारे यहाँ क्षेत्र के बाहर के लोग बैठे हैं, उन सभी लोगों के हृदय में विराजमान उस श्रद्धा और भाव को जो मां भारती के प्रति है, उसको प्रणाम और वंदन करते हुए आज कुछ संवाद हम यहाँ करने के लिए और कुछ विचार करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जयंती इस रूप में मनाया जाता है और ये दिन हमारे लिए केवल कुछ घंटे बैठ करके और कुछ बातें करके उठने का नहीं होता है। यह दिन हमारे लिए एक प्रेरणा का होता है। इस दिन युवा लोग जो हैं वो अपने स्वयं को जगाने का प्रयास करते हैं। आज हम यहां बैठ करके देख रहे हैं कि आज जमाने में सबसे बड़ी कमी जो है वो ये आ रही है कि आदमी ने अमेरिका क्या है इसको जान लिया है, आसपास के देशों में क्या है इसको भी जान लिया है, और हमारे आसपास में क्या हो रहा है इसको भी जान लिया है। लेकिन विस्मृति और भूल इस बात की हो गई है कि हम स्वयं को भूल गए। स्वयं को पुनः याद करने के लिए, जैसे आज विवेकानंद का दिन है, विवेकानंद जयंती है, तो आज हमें पुनः अपने स्वयं को याद करना है कि हम कौन थे, हम क्या हो गए और हमारी क्या ताकत थी। हम जिस भारत भूमि पर बैठे हैं वो भारत भूमि जिसको हम भारत मां कहते हैं, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में भारत मां की जय जयकार करते हैं। वो भारत भूमि हमारे यहां पर कहा गया है कि एक साधारण टुकड़ा नहीं है, और इस भारत भूमि में पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। आज जो भी तकनीकें दिख रही है उनको पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत अच्छे ढंग से इस दुनिया को दिया, लेकिन एक कमी छोटी सी रह गई, और वो कमी ये रह गई कि हम, आज मैं एक दो उदाहरण आपसे बात करूं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्वयं सेवकों के इन योग को देख रहे थे, सुर में सुर मिलते हुए देख रहे थे, ये जो शारीरिक कर रहे थे, तो जो योग एक शरीर को बहुत स्वस्थ बनाता था, उस योग को हम भूल गए। और जब विश्व के कई लोग बैठे और बैठ करके विश्व योग दिवस घोषित किया, तो उसके बाद में हम उसको महत्व देने लगे। चीज तो हमारी थी, लेकिन समस्या ये हुई कि हम वेरीफाई दूसरों से करवाना चाहते।
और जब दूसरे देश उसके बारे में कुछ बोल देते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो बढ़िया चीज है। लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपनी परंपरा को कुछ पाश्चात्य संस्कृति में फंस करके भूल गए। आज हमें गर्व होना चाहिए इस दिन कि हम उस भारत देश के वासी हैं जिस देश में आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार दिया, शून्य को दिया था। हम उस देश के वासी हैं जहां चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति का संदेश दिया था। हम उस देश के वासी हैं जहां हमारी माताएं बहनें भी बैठी है। हम मीरा, कर्मा, ये नागौर की धरती और उस भारत देश के वासी हैं जहां की रानी लक्ष्मीबाई ने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए इस मातृभूमि के लिए। क्योंकि हमारा भारतवर्ष तेन त्यक्तेन भुंजी था, यह संदेश देता है। हम उस भारत के वासी हैं जिस भारतवर्ष ने स्वयं खाए और खा करके सो जाए ऐसी विचारधारा नहीं रखी। हम उस भारत के वासी हैं जिस भारत देश में मैं पीऊं मेरा बैल पिए पीछे कुआं ढह पड़े ये भावना नहीं रखी। हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारे विचार तो ये रहे कि भारत ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में बैठा आदमी जो है वो मेरे कुटुंब का है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहां से निकली है। इसी भारतवर्ष ने आज जब आप देख रहे हैं यूक्रेन आदि को युद्ध छिड़ा हुआ है, भोग वृत्ति पनप रही है और हमारे आसपास के देशों को देख रहे हैं कि वो हड़पने की नीति को लेकर के चल रहे हैं, तब यहां से शांति का पाठ निकला है, प्रेम और भाईचारे का पाठ निकला है। ये संदेश तो हमने खूब पढ़े, लेकिन हमारे यहां पर यह भी संदेश अब पढ़ने की आवश्यकता है कि जब हमारे देश पर संकट आए, जब हमारी मां बहनों पर संकट आए, जब हमारी गायों पर संकट आए, जब हमारी जमीन पर संकट आए, तो उस समय हम साधु लोग, ऋषि लोग एक परंपरा को लेकर के चलते हैं कि शांति रहे, सुख रहे। लेकिन हमारे यहां पर कहा गया है कि जब देश का नुकसान हो रहा हो, जब मां बहन की इज्जत लूटी जा रही हो, शास्त्रों का विचार जो है उसको खत्म किया जा रहा हो, गाय को दुख दिया जा रहे हो, तो जिन हाथों में तुम माला उठाते हो उन हाथों में भाला भी उठाओ और अपनी संस्कृति की रक्षा करो। ये विचार भी हमारे हैं। तो सज्जनों, आज हम बहुत पवित्र विचार के साथ में यहां बैठे हैं और ये विचार हमें आगे लेकर के जाना है, सदैव आगे लेकर के बढ़ना है। हमें अपनी स्वयं को, बस एक बात का ध्यान रखना कि अपने स्वयं को याद रखना है कि मैं कौन हूं, कितनी ताकत मेरे में है। कालों का काल तू महाकाल है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नभ से भी ऊंची उड़ान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। इसको याद करना है और फिर इसको याद करके आज के जमाने में जो हमारी युवा पीढ़ी, आज युवा दिवस है, तो जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, कहीं नशे में जा रहे हैं, मेरा निवेदन आपको इस मंच के माध्यम से रहेगा कि आज इतने युवा बैठे हैं। विवेकानंद जी ने कहा था अगर 100 युवा मुझे मिल जाए तो मैं भारत की दशा बदल दूंगा। आज ये नागौर के ऐसे हजारों युवा देख करके मन में विश्वास हो रहा है कि हमारे देश भी आने वाले समय में पुनः जब ये युवा जग गए हैं तो पुनः विश्व गुरु के आसन पर बैठेगा और मां भारती की जय जयकार होगी। और इस नगरी में जो ये आपने द्विधारा पथ संचालन का जो कार्यक्रम रखा है, मैं इससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इसका मुख्य कारण है कि भक्ति और शक्ति ये दो धाराएं हैं
और अक्सर ये मन में विचार आता है कि ये दो धाराएं अलग अलग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ मेरे सेना के अनुभव से आपको बस समझाना चाहता हूं कि ये दो धाराएं किस तरह मिलके एक बहुत बहुत ही बलशाली स्रोत बन जाती है कुछ भी अचीव करने के, राष्ट्र के निर्माण के, राष्ट्र की सुरक्षा के और हर पहलू के। हम सोचते हैं कि अध्यात्म का जो निर्वाह करते हैं भक्ति के रूप में, उसके आस्था अलग अलग तरीकों से प्रकट करते हैं, वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें हमें पारिवारिक के साथ कुछ समय संन्यास की तरह बिताना पड़े या कुछ हट के बिताना पड़े, और शक्ति वो है जहाँ शारीरिक बल, मानसिक शक्ति और सिर्फ उसी का, ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि सेनाओं में भी एक ट्रेड है जो एक विशेष, जैसे आर्टिलरी के लोग होते हैं, तोप खाने के लोग होंगे, गन चलाने वाले होंगे, पुलों के निर्माण करने वाले होते हैं। इसी तरह से जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनकी भी एक ट्रेड होती है। जब भी सेना की टुकड़ी आगे बढ़ती है, सबसे पहले उनके जो देवता है जिनकी वो मान्यता रखते हैं उनको साथ लेके टुकड़ी आगे जाती है, मनोबल बढ़ा रहता है। और सेनाओं के जो उद्घोष है, जय उद्घोष है, वो सब इसी तरह के हैं। जाटों ने कहा है जाट बलवान जय भगवान, जय रामचंद्र जी की जय। ओके, गोरखाओं को भी काली माँ के जय के द्वारा उद्घोष करते हैं, और ये जो उद्घोष करते हैं ये मन में एक शक्ति और एक विश्वास का संचालन करते हैं। तो ये जो दो धाराएं आज नागौर की इस स्थल से बहेगी और एक जगह इकट्ठी होगी, तो आप एक बहुत बलशाली संघ के रूप में अपने आप को प्रकट करेंगे। स्वयं, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, स्वयं हम स्वयं सेवक हैं, लेकिन उससे पहले स्वयं को पहचाने। आज जो स्वामी विवेकानंद की 162वीं जन्म दिवस भी है, तो उनकी जो विचार थे हमारे युवाओं के लिए, उनका जो विचार था देश निर्माण में और उसमें युवाओं के योगदान के, उनका स्मरण करना बहुत आवश्यक है। उनका मानना था कि हम भारतीय बहुत ही गौरवमय इतिहास के साथ आज इस धरती पे पैदा हुए हैं। हमारा इतिहास इतना गौरवमय है, हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे, वो हमारा इतिहास था और हमारा भविष्य है। जैसे हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री भी हर फोरम में, हर स्तर पे कहते रहते हैं कि हमारा भविष्य वो होगा कि हम पुनः राष्ट्र गुरु बनेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है वो हम युवा हैं। युवा का बंधन मात्र आयु से न लीजिए। आप समझिए कि जिसके मन में युवाओं जैसा उत्साह है वो सभी युवा है, और हम सब युवा इसमें सहभागी हों, ये सब हमसे अपेक्षा की जाती है और हम ये सब कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हमेशा याद दिलाते थे, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप अपने आप को बलशाली सोचोगे तो बलशाली हो जाओगे, अपने आप को सोचोगे नहीं मैं तो निर्बल हूं, तो किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाओगे। सो मन में ये विश्वास होना कि मैं राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, राष्ट्र योगदान में मेरा एक सक्रिय भूमिका है, उस विश्वास के साथ हम कार्य करें तो अवश्य राष्ट्र निर्माण का ये जो सपना है, राष्ट्र का विश्व गुरु होने का सपना है, हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री हो, लीडिंग कंट्री हो, तो सपना जो है वो साकार होगा। कुछ मेरे विचार हटके हैं कि लोगों की धारणा होती है राष्ट्र निर्माण मतलब सिर्फ हमें प्रॉस्पेरिटी लेना, वही नहीं है। हमें एक रोल मॉडल बनना है, हमें एक ऐसा उदाहरण बनना है कि लोग हम जैसा बनना चाहें, और उसमें हमारी जो आध्यात्म की शक्ति थी वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम जो कुछ भी करते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको साथ लेके चले, और जो सनातन धर्म में हमें ये एक मूल गुण मिला है, ये बहुत बड़ी हमारी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव शक्ति है, जिसके कारण आज दुनिया बड़ा संतुलन खो रही है, मानसिक संतुलन खो रही है, और वो ढूंढ रहे हैं उसका सॉल्यूशन, उसका निदान जो है आध्यात्म है। भले हम मेडिटेट करें, भले योगिक क्रियाओं और मेडिटेट को साथ करके मॉडर्न तरीके से पैलेटिव जो लोगों को भा जाए इस तरह का कोई रूप देके उनको सॉल्यूशन दे, ये सभी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। देश योगदान हर पहलू में हो सकता है, सुरक्षा की में भागीदार होके,
देश निर्माण में जो एक इकोनॉमिक आप बिल्डअप करते हैं उसको करके देश की एक बहुत बड़ी शक्ति है इनोवेटिव। जो कहते हैं ना, भारत के लोग इनोवेटिव एबिलिटी में सारे विश्व में जाने जाते हैं। हमारे देश के जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकल के हैं और क्षेत्रों में भी लोग काम करते हैं, उन सभी को विदेशों में इसलिए बड़ी बड़ी नौकरी मिलती है कि उनमें इनोवेशन करने की एबिलिटी है। तो हम सब भी इनोवेट करके अपने देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। उस सब पे भी हम अपना फोकस रखें। विशेषकर जो पिता दादा जो लोग यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों को अगर वो हटके सोचते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो कभी होता ही नहीं था, ऐसा नहीं। उनको प्रोत्साहन दीजिए और ये इनोवेटिव एबिलिटी जो हमारे राष्ट्र की है, हमारे राष्ट्र के नागरिकों की है, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनके उभरे। समाज बने हुए हैं। स्त्री जाति जो ऑलमोस्ट हमारी आधी पॉपुलेशन है, उसको हम उतना प्रोत्साहन नहीं देते जितना पुरुषों को देते। यहाँ भी जो हमारे संचालन, मुझे ज्ञान है कि दुर्गा वाहिनी भी है, लेकिन उनको हम आगे आने का उतना मौका नहीं देते। जबकि ऐसा करने का नतीजा क्या होगा, हमारे राष्ट्र निर्माण के जो कार्यकर्ता हैं, आधे कार्यकर्ताओं को तो हमने प्रोत्साहन दिया ही नहीं, उनको तो पीछे छोड़ दिया, जो कि एक बहुत ठीक चीज नहीं है। हमें उन्हें भी उतना ही प्रोत्साहन देना। आप लोग की जो ड्रिल देखा, मुझे अपने आरएसएस डेज याद आ गए। मैं 8वीं 9वीं क्लास तक आप ही की तरह आरएसएस में सक्रिय था। अब लगता है कि एक और थ्रेट है हमारी जो नारी शक्ति है उनके ऊपर, नारियों को भी सशक्त करना। आज जो विद्या जानते हैं, भले ही अपना दंड को संचालित करने की, किसी को जुडे कराटे या कोई उस तरह की मार्शल आर्ट आती हो, मेरा निवेदन रहेगा कि जब आप घर जाएं, अपनी बहनों को, माताओं को, आस पड़ोस में जो लड़कियां हैं, उनको भी इस चीज में ग्रूम कीजिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अब वो जो युद्ध का माहौल केवल सीमाओं पे होता था, वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया। आज जो कंसेप्ट है हमारे आंतरिक, हमारे समाज में छुपे रूप से कई एलिमेंट्स हैं जो हमारी मातृशक्ति के लिए खतरा है। तो मातृशक्ति को भी शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम करना, मानसिक रूप से उनको बल देना। आप निर्बल नहीं हो, नारी निर्बल है, ये तो आउटडेटेड कंसेप्ट है, वो चीज तो चली गई। नारी भी उतनी ही सशक्त है, नारी पुरुषों से अधिक सशक्त है, मानसिक रूप से, भावुक रूप से, भावनाओं में हमारी तरह नहीं बहती। तो इन चीजों को हम अगर उनको याद दिलाएं, उनको सशक्त करें, तो हमारा समाज ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो आपसे आज 2 प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। उसमें एक है मकर संक्रांति पर्व, वो आज कल और परसों 3 दिन तक चलने वाला है। आज धरती माता का जन्म दिवस ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। मघा नक्षत्र में सूर्य से अलग होकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी की रचना हुई। यह धरती माता ये नतमस्तक होकर के, झुक करके संपूर्ण सूर्य की परिक्रमा करती है। 1 महीने में एक राशि में से निकलते हुए जाती है। प्रतिमा एक संक्रांति होती है और ये विशेष है जब दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य जाता है, तो ये मकर संक्रांति अत्यंत महत्व का पर्व है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी, उनके जन्म दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों की पर्याप्त चर्चा हुई है। आज हम धरती माता को देखते हैं, तो धरती माता से अगर हम बात करें तो धरती माता हमें कुछ ऐसा कहते हुए सुनाई देगी। वो धरती माता हमें कहती है कि मुझे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दे रही है। उसमें से जल बचाओ, जमीन बचाओ, खेत बचाओ, खलिहान बचाओ, कुटुंब बचाओ, कन्या बचाओ, नारी की अस्मिता बचाओ, रीति रिवाज परंपराएं बचाओ, सभ्यता बचाओ, संस्कृति बचाओ।
पर्यावरण बचाओ। ऐसे बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसे धरती माता ये हमें कहेगी। हम जन्मदिन मनाते हैं तो उनसे बात करते हैं, तो धरती माता के जन्मदिन पर बात करें तो मुझे ऐसा कुछ सुनाई देते हुए वो बताएगी। तो प्रश्न उठता है, इसको बचाएगा कौन? कौन बचा सकता है इसको? तो शक्तिशाली, शक्ति से संपन्न कोई विचार है वही बचा सकता है। लेकिन शक्ति से संपन्न विचार अगर ध्वंस का विचार है, अगर नकारात्मक विचार है, अगर तोड़ने का विचार है, नाश करने की प्रेरणा को लेकर के चलने वाला विचार है, तो धरती माता को नहीं बचा सकता। तो कौन सा विचार धरती माता को बचा सकता है, पृथ्वी को बचा सकता है? इस पर मंडराने वाले दृश्य अदृश्य खतरों से इसका बचाव कर सकता है, तो विचार है वो हिंदुत्व का विचार। वो सरल शब्दों में कहे तो कौन सा विचार है? जो कहता है धर्म की जय हो, जो कहता है धर्म का नाश हो, जो विचार कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, जो विचार कहता है विश्व का कल्याण हो, जो विचार का जैसे महाराज जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि ये परिवार है, जो विचार कहता है अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तुम भी वही हो, जो विचार कहता है दुनिया में कोई पराया नहीं, जो विचार का ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन बुद्धिता मा हृदय कस्य सुंदरम, ये जो सारी सृष्टि है ये ईश्वर की बनाई हुई है, तो ये विचार कहता है। जो विचार कहता है कण कण में भगवान है, जो विचार कहता है आत्मा सो परमात्मा है, जो विचार कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, जो विचार कहता है मातृवत् परदारेषु, यह विचार ही इस सृष्टि को ये बचाओ बचाओ की आने वाली आवाजों को सुन करके बचाने के लिए सक्षम हो सकता है। लेकिन विचार कैसे सक्षम होगा? इस विचार को कौन कौन से खतरे जो मंडरा रहे हैं, इस विचार की शक्ति को किन किन बाधाओं को पार करके धरती माता को बचाने का काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ आने वाली बाधाओं को, संकटों को पहचानना जरूरी है। जो इस विचार के धरती माता को अनंत काल तक सुख और समृद्धि, शांति और सह-अस्तित्व के साथ पूरे सृष्टि को बचा के रखने की गारंटी देता है, उसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी है? तो उसमें से 4 प्रकार की चुनौतियां पूरे विश्व में हमको अध्ययन करने पर नजर आ सकती है। आज पूरे देशों को देखें, दुनिया भर के सब देशों को, 200 से अधिक देश है, उसमें बहुत सारे देश हैं पूरे हर समय युद्धरत रहते हैं, हमेशा लड़ाइयां ही चलती रहती है, हमेशा वो पूरी दुनिया को आतंकित करने में ही विश्वास रखते हैं। उनसे पूछा जाए तुम आतंक क्यों फैला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, दिक्कत क्या है? तो उनको दिक्कत है क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते, कोएग्जिस्टेंस में, सह अस्तित्व के साथ हम साथ नहीं रह सकते। अभी कल से कुंभ प्रारंभ होने वाला है, एक एक दिन में 1-1 करोड़ लोग स्नान करके जाएंगे, किसी दिन हो सकता है 5 से 7 करोड़ लोग और त्रिवेणी में डुबकी लगा के जाएंगे। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की आबादी नहीं है जितने एक दिन में संगम का स्नान करके चले जाएंगे। जाति पंथ भाषा बोली नेता नारा पार्टी विचारधारा लिंग मत पंथ परंपरा ये वैशिष्ट भेद नहीं है, ये वहां कुंभ के मेले में साक्षात दर्शन इसके होंगे। तो इधर तो ये साथ मिलकर के जीने का स्वभाव है, उधर हम साथ नहीं रह सकते। सीरिया में काहे की प्रॉब्लम है, सीरिया में क्यों लड़ मर रहे हैं? एक जिहादी मानसिकता है, उस जिहादी मानसिकता के कारण से दुनिया में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, एक खतरा है। दूसरा एक और वैश्विक खतरा है, वह है मतांतरण करने वाली ताकतें।
इवेंजलिकल फोर्सेस, ईसाइयत की मतांतरण करने वाली ताकतें हैं। उनका रंग आराम से पहचाना जा सकता है। वो सेवा के नाम पर संवेदनाओं को व्यापार व्यवसाय का साधन बना करके वो काम कर रहे हैं। दूसरा एक खतरा है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दो खतरे जो बहुत छुपे दबे पांव हमारे समाज जीवन में दिखाई देते हैं। एक खतरा है विश्व की बाजारवादी ताकतें, इंटरनेशनल मार्केटिंग फोर्सेस। हमने कहा ये वसुधैव कुटुंबकम में पूरी धरती परिवार है, वो कहते हैं व्हाट इज द मार्केट, ये दुनिया बाजार है। ईच एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कमोडिटीज। जो दिखने वाली और अदृश्य जो भी चीजें है वो सब बेचने लायक वस्तुएं हैं, बेचो। ऐसी वैश्विक ताकतें दुनिया में, महाराज जी ने नशे का नाम लिया, पूरी दुनिया में नशा व्यापार का विषय बना हुआ है। नशा बिक रहा है, हमारे गांव के गली तक पहुंच चुका है। युद्ध दुनिया की अनिवार्यता हो जाए, इसलिए संघर्षरत राष्ट्र होने ही चाहिए। इसलिए सदैव युद्ध होगा तो हमारे युद्ध के हथियार बिकेंगे। हथियार बेचने वाली ताकतें, नशा बेचने वाली ताकतें, गैर जरूरी सामान को समाज की जरूरत बना करके बेचा जा रहा है। इसका एक छुपा हुआ स्वरूप है, जिसको थोड़े दिनों पहले हमारी संसद में भी उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। डीप स्टेट, यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं हमारे समाज वृंद आए हैं, सोचने वाले लोग हैं, संघ के निमंत्रण में आए हैं और स्वयं से शक्ति सबको सोचना है। एक शब्द है डीप स्टेट। पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव थे तब जॉर्ज सोरोस नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स केवल इसलिए भारत में लगाए ताकि भारत में सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाली राजनीतिक ताकत का प्रादुर्भाव रोका जा सके, उनका प्रभाव रोका जा सके। ये डीप स्टेट में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? उसमें एक भाग है ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर प्रवेश है उसका, डीप स्टेट का। सेना के अंदर प्रवेश है डीप स्टेट का। खुफिया तंत्र में प्रवेश है डीप स्टेट का। और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर प्रवेश है डीप स्टेट का। पिछले 75 सालों में थोड़ा अध्ययन करेंगे तो 100 से ज्यादा इसरो के वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारा गया। मर्डर मिस्ट्री थे देश के अंदर, दर्जनों राजनेताओं की हत्याएं हुई। उनका आज तक राज नहीं खुला है। ये डीप स्टेट का उदाहरण है। ये खतरा है, ये हमारा समाज का हिस्सा बन चुका है। देश के विरोध में निर्णय हो इसलिए फाइलों के अंदर नोटिंग चलती है। नोट शीट में जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं डीप स्टेट का प्रवेश हो चुका है। श्रीलंका का पतन हुआ, मालदीव में सत्ता बदलाव हुई, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, आईएसआई के चीफ आज जेल के अंदर है, पाकिस्तान में हमेशा अराजकता का माहौल हुआ, म्यांमार बर्मा में पब्लिक डिसऑर्डर हुआ, अमेरिका में ट्रंप नहीं आना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े देशों पर राजनीतिक नियंत्रण करने की जो इंटरनल व्यवस्था उन सब लोगों ने की है वो है डीप स्टेट। बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को हम अंदर पहचान नहीं पा रहे। हमारे इस सामाजिक समूह के अंदर घूमते फिरते लोग इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चौथा एक खतरा वो है
सांस्कृतिक मार्क्सवाद। ये राजनीतिक मार्क्सवाद नहीं है। कभी षड्यंत्र पूर्वक रूस को तोड़ करके उस पर कम्युनिज्म ने राज किया, पोलैंड में राज किया, कई देशों में राज किया। उसी समय उन्होंने सोचा कि अगर हम इस विचार को, मार्क्स के विचार को लंबे समय तक दुनिया के अंदर स्थापित रखना है तो केवल राज सत्ता पर नियंत्रण करने से पार नहीं बढ़ेगी। गरीबों को अमीरों के विरुद्ध भड़काने से पार अनंत काल तक नहीं चल सकता। तब उन्होंने कहा समाज के अंदर एक शाश्वत व्यवस्था है जिसको संस्कृति बोलते हैं, जिसको कल्चर कहते हैं, जिसके कारण से उस समाज का उस जमीन से जुड़ाव है, उनकी परंपराएं हैं, उनका एक स्वभाव है, उनके समान शत्रु मित्र भाव है, उनको महापुरुषों के साथ उनका जुड़ाव है, धरती के साथ मां और पुत्र का व्यवहार है, उसके कारण से जुड़ाव है। इसको स्थायी रूप से तोड़ा नहीं जा सकता। तो संस्कृति में भेद पैदा करना, तब उन्होंने एक विष बीज का निर्माण किया। वो विष बीज का एक टर्म है, वो है संघर्ष। प्रयत्न पूर्वक फॉल्ट लाइन ढूंढना। कभी किसी चट्टान को देखेंगे तो चट्टान के बीच में एक रेख होती है, मारवाड़ी में जिसको सड़ बोलते हैं, खंडा तोड़ने वाला जो मजदूर है वो सड़ के ऊपर प्रहार करके पत्थर को दो टुकड़े करता है। वो ऐसे सड़ ढूंढते हैं, फॉल्ट लाइन ढूंढते हैं। फॉल्ट लाइन को ढूंढ करके इसको कैसे चौड़ा किया जाए और अंततः उसको तोड़ दिया जाए। संघर्ष उनकी अनिवार्यता है। तो जाति जाति के बीच में संघर्ष के बीच वो, परिवारों के बीच में परिवार को तोड़ना तो परिवार में संघर्ष के बीच वो, पुरुष और नारी के बीच में संघर्ष के बीच वो, विचारधाराओं के बीच में संघर्ष के बीच वो। तो स्थायी रूप से संघर्ष खड़े करना, इमोशनली कमजोर करना, सवर्ण जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच में भेद खड़े करना, शहरवासी और वनवासी के बीच में भेद खड़े करना, ये भेद खड़े करने का काम है। उसके लिए जो उपकरण है, उसके लिए उपकरण है कला, उसके लिए उपकरण है फिल्म, उसके लिए उपकरण है गीत, उसके लिए उपकरण है सिनेमा। इन उपकरणों के सहारे वो समाज में भेद खड़े करने का काम, स्थायी रूप से भेद खड़े करने का काम ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद के रूप में किया जा रहा है। हमारे घरों में दबे पाव ये घुस चुका है सांस्कृतिक मार्क्सवाद। और युवा दिवस है, सबसे बड़ा खतरा युवा शक्ति को लेकर के एक वोकेइज्म नाम की नई परंपरा चली है। वो अपने आप कहते हैं वोक है, WOK वोक। ये वोक कौन है? जिनके पास अपना कोई दर्शन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव खड़ा करते हैं। युवा शक्ति उसका सबसे बड़ा उपकरण है। भारत
संचलन से पहले भी उधर कोई गाड़ी है क्या? हाँ यार